एक बार कमेंट कीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है या फिर नहीं है। ठीक है। तो अच्छा, दीक्षिता की वीडियो क्लियर नहीं है। अभी चेक कीजिए। क्लियर है। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था शायद, कि आपको मैंने कहा होगा कि F2 और Ne2, इनके आपको एनर्जी लेवल डायग्राम्स बनाने हैं। तो आप लोगों ने काम किया या नहीं किया? F2 और Ne2 के एनर्जी लेवल डायग्राम्स आपने बनाए या नहीं बनाए? कर लिया। दीक्षिता ने तो कर लिया। और बाकी लोगों ने नहीं किया काम। अच्छा, चलो ठीक है। तो चलो, आज हम लोग सबसे पहले तो इस चैप्टर को हम लोग खत्म करते हैं। उसके बाद में हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर में जो टॉपिक बच रहा है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हेडिंग बना दीजिए बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट लेटिमर और रोडबुश, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 1920 में। लिखिएगा, इन 1920, इन 1920, कॉमा, लेटिमर, LATIMER, LATIMER, लेटिमर एंड रोडबुश, RODEBUSH, रोडबुश, रोडबुश introduced the idea of hydrogen bond, introduced the idea of hydrogen bond, idea of hydrogen bond। हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या, इसे समझिए आप लोग। देखिए, अगर एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर हाइड्रोजन एटम मौजूद है और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मौजूद है, मान लेते हैं जो टॉप 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनकी ही बात कर लेते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का भूखा कहते हैं, कि उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसकी भूख जो है वो इतनी आसानी से शांत नहीं होती इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो वैसे तो जैसे आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसमें H और F जो दोनों हैं उन्होंने कोवलेंट बॉन्ड आपस में बना लिया है, ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है फ्लोरीन का। पर जैसा हमें पता है कि भाई फ्लोरीन इस दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसकी आदत है कि इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना, इसकी भूख बहुत ज्यादा है। तो इस HF के पास जब आप एक दूसरे HF का मॉलिक्यूल रखते हैं, तो फ्लोरीन का जो बॉन्डेड एटम्स है, बॉन्डेड एटम जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, हाइड्रोजन एटम को लेता नहीं है, हाइड्रोजन एटम को सिर्फ अपनी तरफ खींचता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जैसा कि हम लोग चैप्टर के स्टार्टिंग में बात करके आए थे कि भाई केमिकल बॉन्ड क्या है, एक टाइप का फोर्स है अट्रैक्शन का। तो यहाँ ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसे ही हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड को
एक कंटिन्यूअस डार्क बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया या नहीं आया हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट? जब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी दूसरे हाइड्रोजन, अपने जो बॉन्डेड एटम है हाइड्रोजन एटम, उसकी बात नहीं हो रही, किसी दूसरे नॉन बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाता है या उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाता है, तब इस अट्रैक्शन फोर्स को ही हम लोग नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ भाई, समझ में आ गया हाइड्रोजन बॉन्ड? ठीक है, तो लिखो। हाइड्रोजन बॉन्ड is a special kind of attraction force. Hydrogen bond is special type of a special type of attraction force which act between which act between an electronegative element like which act between an electronegative element like fluorine, comma oxygen, comma nitrogen, and a hydrogen atom and a hydrogen atom which are not bonded with each other, which are not bonded with each other, मतलब आपस में इन दोनों का बॉन्ड नहीं है, which are not bonded with each other is called hydrogen bond, is called hydrogen bond, is called hydrogen bond। जो स्ट्रक्चर आपको HF वाला दिखाई दे रहा है वो आप लोग बना लीजिए। इसमें दोनों बॉन्ड्स को आप मार्क कर देना। जो कंटिन्यूअस बॉन्ड है वो तो कोवलेंट बॉन्ड, और जो डॉटेड लाइन से बनाई गई बॉन्ड है वो है आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ फ्लोरीन जो है वो आपका नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, जबकि हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है। तो आप अगर दो पॉजिटिव नेगेटिव को पास पास में रखेंगे तो सीधी सी बात है इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। कभी बच्चों आप लोगों ने सुना हो इंटर स्कूल चैंपियनशिप और इंट्रा स्कूल चैंपियनशिप? इनका अगर आप मतलब बता सकते हैं तो जल्दी से बताइएगा, वरना फिर मैं सीधा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंटर स्कूल चैंपियनशिप, इंटर, और एक इंट्रा, इनका मतलब अगर आप बता सकते हैं तो। चलो तो फिर आप में से कोई भी जो है कमेंट नहीं कर रहा है शायद। विशाल का कमेंट आया है, इंटर मींस कंपटीशन इन स्कूल। ओके, ठीक है, तो विशाल थोड़ा सा गलत है तुम्हारा जवाब। देखो, इंटर स्कूल चैंपियनशिप बोलते हैं जब दो
अलग अलग स्कूल्स के बीच में कंपटीशन होता है। और इंट्रा स्कूल चैंपियनशिप तब बोलते हैं जब उसी स्कूल के अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग हाउसेस या अलग अलग क्लासेस के बीच में कंपटीशन हो। तो इसी कॉन्सेप्ट पर हाइड्रोजन बॉन्ड दो टाइप की है, एक इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और एक है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सबसे पहला टाइप हम लोग करेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। डेफिनेशन लिखिएगा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की। द टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, the type of hydrogen bond which 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 is formed between electronegative atom and hydrogen atom electronegative atom and hydrogen atom of the same molecule is called intramolecular hydrogen bond। is called intramolecular hydrogen bond। आप लोगों के सामने इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है। उस स्ट्रक्चर का नाम, उस कंपाउंड का नाम है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, जिसमें आप देखेंगे कि बेंजीन से एक पोजीशन पर तो मैंने जोड़ा है OH ग्रुप और उसके एडजेसेंट कार्बन पर मैंने जोड़ा है नाइट्रो NO2 ग्रुप, जिसमें NO2 का जो ऑक्सीजन है वो OH के हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। पर क्योंकि ये एक ही मॉलिक्यूल है, इसी मॉलिक्यूल के अंदर ही ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, और ये इसीलिए क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन, OH का हाइड्रोजन और NO2 नाइट्रो का ऑक्सीजन बहुत पास में रखे हुए हैं। इतने पास में कि बड़ी आसानी से इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। इस वजह से ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। एग्जाम्पल बना लीजिए, स्ट्रक्चर बना लीजिए। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, जिसमें दोनों ग्रुप एडजेसेंट एकदम अगल बगल वाले कार्बन पे रखे हैं, बहुत पास हैं, इस वजह से इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बड़ी आसानी से बन रहा है। कंपाउंड का नाम है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और जो बॉन्ड बन रहा है यहाँ वो है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, आप लोगों ने बना लिया होगा। दूसरा टाइप लिखिएगा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा जो टाइप है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वो है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। डेफिनेशन लिखिएगा, when the hydrogen bond is formed when the hydrogen bond is formed
is formed between is formed between an electronegative atom an electronegative atom and hydrogen atom and hydrogen atom of of different different molecules, then it is called then it is called intermolecular hydrogen bond. Then it is called intermolecular hydroजन बॉन्ड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एग्जाम्पल जो बच्चों लिया है वो है पैरा नाइट्रोफिनॉल। जैसे आपने ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल किया वैसे ही PARA पैरा पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर आप लोग देखें तो बेंजीन में जो OH और जो NO2 ग्रुप हैं वो दोनों अपोजिट कार्बन पर रखे हुए हैं। अपोजिट कार्बन का मतलब है ये दोनों एक दूसरे से काफी दूर हैं, इतने दूर कि आपस में इसी मॉलिक्यूल के अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकता। पर अगर ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल आगे रखा जाए तो उस मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ में बड़ी आसानी से पहले मॉलिक्यूल का नाइट्रो ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि अब ये दोनों बहुत पास में रखे हुए हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बनाइए। एग्जाम्पल का नाम है पैरा नाइट्रोफिनॉल, PARA पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब देखो, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ये सब तो बॉन्ड्स हैं ही। हाइड्रोजन बॉन्ड एक एक्स्ट्रा बॉन्ड जो है वो बन करके आ रहा है। तो सीधी सी बात है, जितनी ज्यादा बॉन्ड्स होंगी मॉलिक्यूल जो है वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा हो जाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से मॉलिक्यूल जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो जाता है। वाटर H2O, इसमें भी हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है। तो सीधी सी बात है, यहाँ भी क्या देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा। यही कारण है कि वाटर मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं तो वो आपस में बड़ी आसानी से सॉल्युबल, बड़ी आसानी से घुल जाते हैं। तो लिखिएगा आप लोग, ये तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने किया, फिर एक लाइन छोड़ करके लिखिएगा।
due to formation of hydrogen bond, due to formation of hydrogen bond, formation of hydrogen bond, comma, the stability and boiling point, stability and boiling point of of molecules increases, of molecules increases. हाँ जी, क्या लगता है? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल, भाई दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्ड है, दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? सोचिए और फिर जवाब दीजिए। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जिसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, और पैरा नाइट्रोफिनॉल जिसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, इनमें से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? दीक्षिता का जवाब आया है ऑर्थो। बाकी बच्चों का? मेरे पास सिर्फ दीक्षिता का कमेंट आया है और किसी का नहीं आया। सुमित का भी कहना है ऑर्थो। वीरेंद्र, तुम्हारा क्या कहना है? ऑर्थो। ठीक है, देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉईल करना, मतलब लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना। लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रही है, इसका मतलब दो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, अलग हो रहे हैं, या एक दूसरे के पास आ रहे हैं। लिक्विड गैस में कब कन्वर्ट होता है? जब लिक्विड के दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोजर आ जाएं, या उनके बीच का बॉन्ड टूट जाए और वो दोनों एक दूसरे से दूर चले जाएं। जब बॉन्ड टूट जाए और दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर चले जाएं, तब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है। तो दीक्षिता से ही बात करते हैं। दीक्षिता ने कहा था ऑर्थो। ऑर्थो का मतलब दीक्षिता ये हुआ कि मान लो कि तुम एक रूम में बैठी हो, वो लिक्विड स्टेट है, और मैं तुम्हें खींच करके रूम से बाहर ले जाने की कोशिश करूं। रूम के बाहर का मतलब है गैसियस स्टेट। तो तुम इस केस में अपने आप को बाहर जाने से दो तरीकों से रोकना चाहोगी। एक तो तुम क्या करो, अपने हाथ से अपना ही दूसरा हाथ पकड़ लो। मतलब जो तुमने बॉन्ड बनाई वो इंट्रा बनाई, अपने एक हाथ से अपना ही दूसरा हाथ पकड़ लिया। दूसरे केस में तुमने अपने एक हाथ से उसी रूम में बैठी हुई प्रिया का हाथ पकड़ लिया। ये तुमने बॉन्ड बनाई इंटरमोलिक्यूलर। तो किस केस में मुझे ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, मतलब मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें रूम से बाहर ले जाने के लिए, मतलब लिक्विड स्टेट से गैसी स्टेट में ले जाने के लिए? जब तुमने इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड बनाया, अपने ही हाथ से अपना हाथ पकड़ लिया दूसरा, या जब तुमने इंटरमोलिकुलर बॉन्ड बनाया, जब तुमने अपने हाथ से प्रिया का हाथ पकड़ लिया? तो समझ में आ गया मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? इंटरमोलिकुलर। तो इस वजह से इसका मतलब ये हुआ कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है। तो पैरा नाइट्रो फिनॉल जो है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। लिख देना, intermolecular hydrogen bond is more stable than intramolecular hydrogen bond. Intermolecular hydrogen bond is more stable than intramolecular hydrogen bond.
फिर एक पॉइंट और लिख दीजिएगा हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए ही, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड between two molecules between two molecules is responsible for their solubility solubility। तो अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल है, पर क्लोरोफॉर्म वाटर में इनसॉल्युबल है। रीजन, कारण क्या दोगे? क्योंकि सर अल्कोहल वाटर के साथ बना सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि क्लोरोफॉर्म जो है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। ये इसका रीजन आपके लिए हो जाएगा। तो यहां पर आपका चैप्टर जो है वो हो जाता है ओवर। चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग ओवर हो गया है बच्चों। इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स आप लोग बिल्कुल ट्राई करेंगे, और या तो आप लोग अभी जगह छोड़ दीजिए, या मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग रफ कॉपी अपनी निकाल लें और नेक्स्ट चैप्टर जो है उसे रफ कॉपी में लिखें, ताकि आपके पास में आराम से अभी 2 दिन होंगे। 2 दिन में आप अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स को आराम से कर सकते हैं, और जो आज आप काम करेंगे उसे भी फेयर आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट का समय देता हूँ। जो रफ कॉपी लेकर के नहीं बैठा है वो अपनी अपनी रफ कॉपी ले आए। हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5, स्टेट्स ऑफ मैटर। चैप्टर नंबर 5, स्टेट्स ऑफ मैटर। हम सभी को पता है मैटर की सबसे जो इम्पोर्टेंट 3 जो स्टेट हैं वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। 11th क्लास में लिक्विड और गैसियस स्टेट हमारे सिलेबस में दे रखी है, जिसमें लिक्विड स्टेट काफी छोटा है और गैसियस स्टेट उसके मुकाबले उतना ही ज्यादा बड़ा है। और सॉलिड स्टेट जो है वो चैप्टर 1 है आपकी 12th क्लास का। आपके जो बोर्ड क्लास है 12th क्लास, उसका पहला चैप्टर ही आपका सॉलिड स्टेट है, वहां उसे रखा गया है। तो हम लोग इस चैप्टर में मेनली लिक्विड्स और गैसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चैप्टर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, सबसे पहले पॉइंट में हम लोग मैटर की डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। जैसा हमें पता है, मैंने आपको 9th 10th क्लास में भी सिखाया है कि मैटर वो चीज है जिसका कोई मास हो, वॉल्यूम हो, और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे। इसके अलावा जिसे हम अपने एटलीस्ट कम से कम एक सेंस ऑर्गन्स के थ्रू उसे सेंस कर सके। मतलब या तो उसे छू सके, देख सके आंखों से, या हम लोग स्मेल कर सकें, या हम लोग उसे सुन सकें, या फिर हम लोग उसे टेस्ट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपके सामने जो मोबाइल फोन है उसी की बात कर लीजिए, है ना। आप उसको टच कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, है ना। वो उसमें म्यूजिक वगैरह बजता है, आप सुन पाते हैं। तो कम से कम कोई भी आपका एक सेंस ऑर्गन उसे सेंस कर सके। तो इस अकॉर्डिंग मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एयर जो है, क्या आप उसे मैटर में काउंट करेंगे? एयर मैटर है या नहीं है? मैटर है, क्योंकि ये हवा ठंडी है, गर्म, ये तुम फील कर सकते हो स्किन के थ्रू।
हवा में कोई स्मेल है, अच्छी है बुरी है, वो भी तुम लोग स्मेल कर सकते हो, है ना। तो कम से कम एक सेंस ऑर्गन्स के थ्रू सेंस कर सको, तो एयर मैटर है ना। चलिए फर्स्ट पॉइंट में मैटर की डेफिनेशन लिखते हैं। एनीथिंग हैविंग मास, एनीथिंग हैविंग मास, mass, comma, which occupies space and volume, which occupy space and volume, space and volume, and which can be sensed by, and which can be sensed by at least one of our sense organ, sensed by at least one of our sense organ, one of our sense organ is called matter, is called matter। एग्जाम्पल जो भी दो चार एग्जाम्पल आप लोग डालना चाहें, एयर डाल दीजिए, वाटर डाल दीजिए, है ना, टेबल चेयर कुछ भी। हाँ जी। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी, देखो पहली प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी मैटर जो है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। देखिएगा, अ मैटर इज मेड अप ऑफ मैनी, a matter is made up of many tiny particles, tiny, made up of many tiny particles, which can be atom, comma molecules, comma ions, etc., which can be atoms, comma molecules, comma ions, etc. वो कुछ भी हो सकता है, कोई एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या आयंस भी हो सकते हैं। सेकंड, दूसरी प्रॉपर्टी लिखिएगा, these particles always show state of motion, these particles always show स्टेट ऑफ मोशन, हमेशा ये रैंडम मोशन शो करते रहते हैं, मतलब एक फिक्स पैटर्न में नहीं, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में ये मूव करने की कोशिश करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। नेक्स्ट, तीसरी प्रॉपर्टी, देर इज अ वैकेंट, VACENT, a vacant space, a vacant space between two particles, between two particles of a matter, between two particles of a matter, which is called, between two particles of a matter, which is called interparticle space or interparticle gap, which is called interparticle space or interparticle gap, interparticle gap। कोई भी दो मोल आपके पार्टिकल्स ले लीजिए मैटर के, उनके बीच में खाली जगह होगी जिसे आप इंटर पार्टिकल स्पेस या इंटर पार्टिकल गैप कह सकते हैं। अब देखो बच्चों, अगर आपका पार्टिकल एटम हुआ तो आप इसे इंटर एटॉमिक स्पेस कहेंगे, मॉलिक्यूल हुआ तो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, और आयनिक हुआ तो इंटर आयनिक स्पेस। दैट इज लगा के तीनों नाम लिख दीजिए, दैट इज इंटर एटॉमिक स्पेस,
कॉमा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, कॉमा इंटरआयनिक स्पेस रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट, 3 हो गए हैं। चौथी प्रॉपर्टी, देयर इज देयर इज एन अट्रैक्शन फोर्स, देयर इज एन attraction force between two particles of a matter, two particles of a matter which is called interparticle force of attraction, which is called interparticle force of attraction, that is that is interatomic force of attraction, that is interatomic force of attraction, comma intermolecular force of attraction, intermolecular force of attraction, comma interionic force of attraction respectively, interionic force of attraction respectively। तो दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसे आप इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। अगर आपका पार्टिकल एटम हुआ तो इसे इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे, अगर मॉलिक्यूल हुआ तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और अगर यही पार्टिकल्स आयंस हुए तो इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोग इसे कहेंगे। ये जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इन्हें वेंडर वॉल्स फोर्सेस भी कहा जाता है। These are also called van der Waals forces। एक लाइन छोड़ के लिखिएगा। The presence of attraction forces which are responsible for condensation of molecules, are called van der Waals forces। van der Waals forces, full stop। These forces were discovered by Johann van der Waal, Johannan, Johann van der Waal, Johann van der Waal। अभी हम लोग टाइप्स ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस करेंगे, जो वैसे तो कई टाइप के हैं, पर मुख्य तौर पर ये 4 टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस। बच्चों, क्या हम लोग डायपोल मोमेंट कर चुके हैं? मतलब जिससे पता लगता है कौन मॉलिक्यूल पोलर है और कौन मॉलिक्यूल नॉन पोलर, क्या ये हमने किया है लास्ट चैप्टर में? डायपोल मोमेंट किया है, ठीक है, अच्छी बात है, तो आपको समझ में आ जाएंगे। तो पहला जो हम लोग करने जा रहे हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस में, वो है डायपोल इंटरेक्शन। डायपोल
डायपोल इंटरेक्शंस, डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस। देखो, डायपोल मोमेंट जिस मॉलिक्यूल का होता है वो पोलर कहलाता है, और जिसका जीरो आता है डायपोल मोमेंट वो नॉन पोलर कहलाता है। तो यहाँ डायपोल शब्द दो बार यूज में लिया गया है, मतलब ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl पर नेगेटिव चार्ज। तो मैंने यहाँ उन्हें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव से बनाया है। पार्शियल मतलब आधा अधूरा। तो H पार्शियल पॉजिटिव, Cl पार्शियल नेगेटिव। ऐसे ही HCl के अंदर दूसरे HCl में भी हो गया, दोनों पोलर हैं। तो जब इन दोनों पोलर, पोलर का मतलब है पोल्स, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। जब इन दोनों मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के क्लोजर लाया जाता है तो सीधी सी बात है, एक का नेगेटिव पोल दूसरे के पॉजिटिव पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और यहां इसी इंटरेक्शन को कहा जाता है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो सबसे पहला है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, इसमें आप लोग लिखिएगा, सच टाइप ऑफ इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, such type of interactions take place between two polar molecules, between two polar molecules, polar molecules having permanent dipole, having permanent dipole moment, permanent dipole moment। बिल्कुल जिस तरीके से मैंने बनाए हैं वैसे ही आप लोग भी बनाइए। दूसरा हमारे पास है करने के लिए, वो है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। 10th क्लास में आपने पढ़ा था इंड्यूस्ड करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, जिसमें एक कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से दूसरे कॉइल में करंट इंड्यूस होता है, पैदा होता है। तो यहां भी एक डायपोल की वजह से किसी दूसरे मॉलिक्यूल में डायपोल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ये एक ऐसा इंटरेक्शन है जो कि एक पोलर और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। पोलर मतलब जो कि डायपोल मोमेंट उसका कुछ ना कुछ हो, नॉन पोलर जिसका डायपोल मोमेंट जीरो हो। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है HCl और Cl2। HCl में क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव। Cl2 मॉलिक्यूल जो कि स्फेरिकल बनाया गया है पहले, वो इसीलिए क्योंकि भाई Cl2 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का बना है ना भाई, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स का बना है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं। और न्यूक्लियस पर हम लोग पॉजिटिव चार्ज भी मान सकते हैं क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो जब आप इस Cl2 जो कि नॉन पोलर है, जिसमें अभी कोई पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं दिखाई दे रहा, पर जैसे ही आप Cl2 को HCl के पास लाओगे तो HCl का Cl जो कि पार्शियल नेगेटिव है वो क्या करेगा, वो न्यूक्लियस, Cl2 के न्यूक्लियस को या प्रोटॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा और इलेक्ट्रॉन्स दूसरी तरफ चले जाएंगे। तो ऐसा करने से सारा पॉजिटिव चार्ज एक तरफ हो गया, सारा नेगेटिव चार्ज एक तरफ हो गया। तो HCl की वजह से Cl2 के अंदर क्या आ गया, चेंज आ गया, और Cl2 एक पोलर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करने लग गया। लिखिएगा, दिस टाइप ऑफ अट्रैक्शन डेवलप्स बिटवीन, this type of attraction develops between a molecule having permanent dipole moment, a molecule having
permanent dipole moment, permanent dipole moment, that is polar molecule, that is polar molecule, and a non-polar, and a non-polar molecule having zero dipole moment, and a non-polar molecule having zero dipole moment, full stop। अगली आंसर लिखिएगा। when when both molecules come closer, when both molecules come closer comma, polar molecule induces, polar molecule induces a temporary, polar molecule induces a dipole temporary dipole in the non-polar molecule, in the non-polar molecule। बिल्कुल जिस तरीके से मैंने बनाए हैं HClO Cl2 का एग्जांपल, वैसे ही बिल्कुल आप बनाइए। तीसरा और आखिरी टाइप है डिस्पर्जन फोर्सेस, या इसे लंदन फोर्सेस भी बोलते हैं, LONDON, डिस्पर्जन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस। लंदन क्योंकि इसके खोजकर्ता का नाम था फिट्स लंदन, लिख देना पहली लाइन तो इसमें, गिवन बाय फिट्स FITZ, फिट्स लंदन इन 1930, फिट्स लंदन इन 1930। अब तक जो हमने दो एग्जांपल देखे उनमें दोनों पोलर थे पहले केस में, दूसरे केस में एक पोलर और एक नॉन पोलर, इस केस में दोनों ही नॉन पोलर होंगे। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का बना है। जब इन दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल को एक दूसरे के नजदीक लाया जाएगा तो एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे के न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा और दूसरे का न्यूक्लियस पहले के इलेक्ट्रॉन को। तो ऐसा करने से यहां पर सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो एक तरफ तो चार्ज आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव और एक तरफ जो है चार्ज आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव। लिखिएगा, एटम्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, atoms or non-polar molecules when come closer to each other, come closer to each other, comma, electrons and nucleus, electrons and nucleus of both molecules interact with each other, of both molecules interact with each other in such a way that, in such a way that electronic cloud, electronic cloud get shifted,
electronic cloud get shifted towards one side, towards one side, and temporary dipole moment is generated in both molecules. And temporary dipole moment is generated in both molecules. Is generated in both molecules. हाँ जी, जैसे मैंने डिस्पर्जन फोर्सेज में बनाया है वैसे ही आप लोग बना लीजिए। आज की लास्ट हेडिंग है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी ये वो एनर्जी है जो कि किसी भी मैटर में डेवलप होती है उसके पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से। लिखिएगा, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एटम्स और मॉलिक्यूल्स ड्यू टू एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ये एप्रोक्स्टॉफी एस लगाइएगा, मॉलिक्यूल्स मूवमेंट, मॉलिक्यूल्स मूवमेंट इन अ मैटर is called thermal energy, is called thermal energy। पार्टिकल जितना ज्यादा मूव करेगा थर्मल एनर्जी उतनी ही ज्यादा पैदा होगी। ये एनर्जी जितनी ज्यादा पैदा होगी पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कमजोर पड़ जाएगा। और अब कमजोर पड़ने का मतलब ये है कि बड़ी आसानी से आपका जो मैटर है वो अपनी स्टेट को चेंज कर जाएगा, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने बनाया है, सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस में। इसमें सॉलिड से गैस की तरफ जा रहे हो तो थर्मल एनर्जी बढ़ रही है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं उनकी वैल्यू घट रही है। इसे आप लोग बना दीजिए और इसको बनाने के साथ ही अपनी आज की जो क्लास है वो ओवर होती है। और आप लोगों का एक होमवर्क है, आपको सॉलिड लिक्विड और गैस के बीच में 10 डिफरेंसेस लिखने हैं। सॉलिड लिक्विड और गैस इन तीनों के बीच में 10 कॉन्ट्रारी डिफरेंसेस आपको लिखने हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आपसे मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। तब तक आप लोग ये जो मैंने होमवर्क दिया है आप लोग बिल्कुल इसे करके तैयार रखिएगा। ठीक है, चलिए मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। थैंक यू।